नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो केस हमारे पास है वो है इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019। इस पार्टिकुलर केस को डील करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक पृष्ठभूमि जो है मैं बताने का प्रयास करता हूं। मुंबई में बार काफी फेमस है जहां पे लड़कियां डांस करती है और इसीलिए इसको डांसिंग बार गर्ल केस भी कहा जाता है। खासकर मुंबई में ये काफी फेमस है। गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो लड़कियां होती है वो गरीब घर से होती है और उनको जबरदस्ती इस पार्टिकुलर प्रोफेशन में लाया जाता है और इसीलिए इसको रेगुलेट करने का प्रयास किया गवर्नमेंट ने। ये बात भी थी कि इसको डांस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी इलीगल और अनइथिकल काम इनसे कराया जाता है जो कि विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट है। और यही सब सोचकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पार्टिकुलर एक्ट पारित किया और उस एक्ट का नाम था महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल, रेस्टोरेंट एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन वर्किंग देयर इन एक्ट 2016। तो ये इस तरीके का एक्ट पास हुआ जिसमें इनके डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी और इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जैसे लाइसेंस लेना, जैसे कैमरा लगाना बार में, इन तमाम तरीके की चीजें की गई थी इस एक्ट के माध्यम से। आगे हम इसको डील करने का प्रयास करेंगे। तो इस पार्टिकुलर केस में इसी एक्ट को चैलेंज करा गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और उसके बाद आउटकम यह हुआ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पार्टिकुलर एक्ट में जो भी चीजें थी इसको डाइल्यूट कर दिया। मतलब पूरा का पूरा एक्ट को खत्म नहीं करा लेकिन इसको डाइल्यूट कर दिया। क्या क्या डाइल्यूशन हुआ है इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है कि देयर कैन नॉट बी अ टोटल प्रोहिबिशन ऑफ डांस बार इन महाराष्ट्र। मतलब पूरा का पूरा प्रोहिबिशन नहीं हो सकता महाराष्ट्र में, डांस बार होंगे, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि उसमें जो प्रोसीजर्स हैं, कैसे काम होता है वहां पे, उसको सुधारा जा सकता है। टोटल प्रोहिबिशन आप नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी के प्रोफेशन का भी सवाल है और प्रोफेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। आपने 19(1) का सब क्लॉज जी जो है उसमें प्रोफेशन की बात की थी, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो उस सिचुएशन में आप पूरा कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। अगला जो है द बेंच रिलैक्स द स्ट्रिक्ट कंडीशन इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर गेटिंग लाइसेंस फॉर डांस बार। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी बार होंगे और वहां पे जो लड़कियां काम करेगी डांस के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिलैक्स कर दिया। बोला कोई जरूरी नहीं है लाइसेंस लेना और इसमें बहुत सारे रीजंस की बात की गई है लेकिन रीजंस इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आप इतना समझिए कि यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड का भी कंसेप्ट है क्योंकि यदि कोई डांस करके अपना पेट पाल रहा है सिचुएशन में उसका लाइवलीहुड इफेक्ट करता है और आर्टिकल 21 का वायलेशन हो सकता है। इसके साथ साथ जो है आगे हम यदि बात करें तो कहता है द कोर्ट अप्रूव्ड द डिफिनेशन ऑफ ऑब्सनिटी इन द एक्ट। इस पार्टिकुलर एक्ट में ऑब्सनिटी का डिफिनेशन दिया गया था, कोर्ट इसको अप्रूव किया, बोला बात सही है, इसके डिग्निटी को संभालना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जो है कंप्लीट बैन लगा देंगे हर चीज पे। आगे बात करते हैं, कहता है बैन ऑन थ्रोइंग करेंसी नोट्स एंड मनी ऑन द परफॉर्मर्स। अब होता यह था कि जब भी लड़कियां डांस करती थी तो डांसर्स पे पैसा बरसाया जाता था जो कि उनके डिग्निटी के अगेंस्ट था, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था। हालांकि कोर्ट ने भी इसको अप्रूव किया, बोला कि हाँ देयर मस्ट बी अ बैन ऑन थ्रोइंग करेंसी नोट्स एंड मनी ऑन द परफॉर्मर। आप टिप दे सकते हैं लेकिन पैसे को फेंक करके देना ये चीज ठीक नहीं है। आगे हम बात करते हैं, कहता है द कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन सर्विंग अल्कोहल इन द डांस बार वाज क्वास्ड एज डिसप्रपोर्शनेट। गवर्नमेंट ने कहा था कि बार में यदि डांस करने की बात है तो ठीक है डांस कराइए, लेकिन ये अल्कोहल क्यों आप देते हैं, तो इस पे बैन कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं कर सकते अल्कोहल का, ठीक है, आप इसको रेगुलेट कर लीजिए, लेकिन बार में जिसको अल्कोहल लेना है उसको आप मना नहीं कर सकते कि आपको नहीं देंगे लेने के लिए अल्कोहल। आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्ट्रक डाउन अ कंडीशन बाय विच डांस बार्स could not be within the radius of 1 kilometer from the educational institution or a religious place as unreasonable। गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 किलोमीटर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और रिलीजियस प्लेस है तो इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी डांसिंग बार जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना, बोला कि अनरीजनेबल है, इस तरीके का रीजन ठीक नहीं है। आगे हम बात करते हैं, कहता है कि कोर्ट अफेल्ड द एक्ट बट डाइल्यूटेड मेनी प्रोविजंस। ऑब्वियसली बात है पूरे के पूरे एक्ट को कोर्ट ने खारिज नहीं किया, लेकिन इसके जो प्रोविजंस है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी और आगे भी करूंगा, इसके प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है द कोर्ट रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टीशन बिटवीन द डांसिंग एरिया एंड द बार रेस्टोरेंट एरिया एंड द बैन ऑन सर्विंग अल्कोहल इन द डांस एरिया। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें 2 अलग अलग पार्टीशन हम कर देंगे, जिसमें एक जो है डांसिंग एरिया होगा, दूसरा बार रेस्टोरेंट वाला एरिया होगा, और यह कहा था कि बैन ऑन सर्विंग अल्कोहल इन द
डांस एरिया। कोर्ट इस रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया, बोला कि कोई बात नहीं, कहीं भी इनको पीना है तो पीने दीजिए, पीने वाले को कैसे रोक सकते हैं हम, और उसके बाद जो है इस तरीके का जो भी प्रोविजन था इसको खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कहता सुप्रीम कोर्ट अलाउड टिप फॉर डांसर। मैंने पहले ही बताया कि जो टिप्स होंगे डांसर पे वो अलाउड होंगे, उनको पैसा आप दे सकते हैं लेकिन डिग्निटी के साथ देंगे, आप उस पर बौछार नहीं करेंगे पैसे का, जैसा कि मैंने बोला था ना, करेंसी नोट को फेंकते हैं उनके ऊपर, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आगे द कोर्ट ऑल्सो स्ट्रक डाउन द रूल रिक्वायरिंग देम टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरा इनसाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ प्राइवेसी। गवर्नमेंट ने कहा कि डांसिंग बार में सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए और इस तरीके का प्रॉब्लम जब भी आता है तो उसमें हम निगरानी कर पाए, उसको हम देख पाए, लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला राइट टू प्राइवेसी है और डांस बार में किस तरीके की चीजें हो रही है ये एक प्राइवेट एक्ट है और इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि मैं समझता हूं कि ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि डांस बार प्राइवेट नहीं हो सकता, प्राइवेसी की बात यहां नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहां पे, जब बहुत सारे लोग में कुछ आप पब्लिक एक्ट कर रहे हैं वो प्राइवेट कैसे हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस केस में और भी एंगल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको बस संक्षेप में जानना है कि आखिर क्या हुआ था, बाकी क्या पॉलिटिक्स था इसके पीछे वो आप जब इस केस को पूरा पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो उसमें हम नहीं जाएंगे फिलहाल। चलिए अगला केस हम देखते हैं, निवेदिता झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटीशन है। आप ये बताइए सबसे पहले कि स्पेशल लीव पिटीशन किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। इस पार्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर एम नागेश्वर राव गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैंने कई दफा बताया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस बार एग्जामिनेशन में आने का भरपूर चांस है। सीबीआई डायरेक्टर पे लगाया गया, उसके बाद राहुल गांधी पे भी लगाया गया, और उसके बाद अभी प्रशांत भूषण जी का केस आपने देखा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर एम नागेश्वर राव गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हेडिंग द प्रोब इन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस इन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। आपने कुछ दिन पहले जरूर सुना होगा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में काफी रेप्स की घटनाएं आई थी और जो वहां बच्चियां थी उनके साथ रेप की घटनाएं आई थी, और उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको ट्रांसफर नहीं करा जाए, लेकिन इस ऑर्डर के बावजूद भी जो सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर नागेश्वर राव साहब थे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, और यही चीज को कोर्ट जो है कंटेम्प्ट माना। द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट एंड इम्पोज अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज आफ्टर नोटिंग दैट द ट्रांसफर order were passed by him despite knowing that the Supreme Court had ordered that the investigation team should not be changed। और इसीलिए सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर नागेश्वर राव हेल्ड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इनको पूरे दिन कोर्ट में बिठा करके रखा गया था, बहुत चर्चा में उठा था। और इसीलिए कंटेम्प्ट की बात जब हम करते हैं तो आप इसको देख लीजिए कि जो हमारे पास कंटेम्प्ट एक्ट हैं वो 1971 के हैं, और इसके साथ साथ मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कंटेम्प्ट पे, आप जाकर के उसको देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस हमारे पास है यशवंत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स 2019 का केस है। इसमें राफेल केस के नाम से भी इसको जानते हैं। वैसे तो ये केस काफी बड़ा है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को मैं यहां पे डील करूंगा, और ये जरूरी नहीं कि मैं पूरे के पूरे केस को मैं आपको समझाऊं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को मैं बता सकता हूं, क्योंकि पूरा केस को समझाना मतलब एक ही वीडियो 1 घंटे का बनेगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी चीज को मैं यहां पे डील करने का प्रयास कर रहा हूं। ये कहता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द सेंटर अगेंस्ट द कोर्ट रिलाइंग ऑन डॉक्यूमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ऑर्डर टू डिसाइड द राफेल केस। अब राफेल केस जब यहां पे डाला गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं किसी को नहीं दिखा सकता। कोर्ट ने बोला काहे, ऐसा क्या बात है जी, आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे? बोला कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात है, ये सिक्योरिटी ऑफ नेशन से रिलेटेड है और इसीलिए ये मैं नहीं दिखा सकता। आगे बात करते हैं। द अटॉर्नी जनरल आर्ग्यूड दैट द डॉक्यूमेंट वेयर प्रोटेक्टेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये एक्ट है हमारे पास जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड वेयर अनऑथराइज्डली पब्लिश्ड बाय द मीडिया। मीडिया ने एक डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर दिया था और उसी डॉक्यूमेंट को लेकर वकील चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और गवर्नमेंट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो है इनएडमिसिबल होना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको पब्लिक नहीं करा जाए। लेकिन चूंकि पब्लिक ये हो गया था, कोर्ट ने इसे देख लिया था, उस सिचुएशन में अटॉर्नी जनरल, आप बताइए, गवर्नमेंट कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंट नहीं देखिए, वो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है, जबकि वो डॉक्यूमेंट साफ ये जाहिर कर रहा था कि जो गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम किया है, कुछ ना कुछ इसमें करप्शन किया है। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है थ्रू द अटॉर्नी जनरल कि भैया ये डॉक्यूमेंट पे आप बिलीव नहीं कीजिए। तो देखिए किस तरीके की चीजें होती है कोर्ट में, और हम जनता क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो जब आप कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तब चीज समझ में आएगा। तब देखिए कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट हेल्ड दैट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट विल नॉट बार द कोर्ट फ्रॉम रिसीविंग इन एविडेंस द डॉक्यूमेंट्स। बोला कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होगा अपने जगह पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि कोई भी चीज एज ए एविडेंस पेश किया जा रहा है कोर्ट में, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या गवर्नमेंट उसको नहीं रोक सकता है, कोर्ट उसको
देखेगा। कोर्ट हैज पावर टू ऑब्जर्व द डॉक्यूमेंट। आगे कहता है कि द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट फॉर अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन कैन बी प्रोसिक्यूटेड इंडिपेंडेंटली बट दैट विल नॉट अफेक्ट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ दे आर अदरवाइज रिलेवेंट। बोला कि ठीक है, यदि आपको करना है काम तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशन में अलग केस फाइल कर दीजिए, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है इसको नहीं रोक सकते, इसके एविडेंशियरी वैल्यू को आप चैलेंज नहीं कर सकते, और खासकर तब जब यहां पे करप्शन साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे कुछ ना कुछ करप्शन की बात की जा रही है। ये डॉक्यूमेंट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, और इस सिचुएशन में कोर्ट ने कहा कि मैं इसको अलाउ करता हूं एज ए एविडेंस। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में केसेस को अलग तरीके से देखा गया और यह पाया गया कि गवर्नमेंट ने करप्शन नहीं करा है और क्लीन चिट दे दी गई। ये एक पॉलिटिकल विषय है, आप इसके अंदर में मत जाइए, लेकिन शुरुआत में गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोर्ट को गुमराह करने की बात की, पब्लिक को गुमराह करने की बात की कि ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं देना चाहता हूं और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक को नहीं बताना चाहता हूं। क्यों नहीं बताना चाहते भाई? ऐसा क्यों? क्या बात है? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को जाने का अधिकार है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोर्ट जो बोला उसे मानना पड़ेगा, हमें क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा जो केस है वो है इनएडिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स 2019 का केस है। इस पार्टिकुलर केस में एक मूवी जो है, बंगाली मूवी थी, बंगाली फिल्म थी, उसको बैन करा गया था गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के द्वारा। वो भी श्वेतर भूत नाम से ये एक मूवी बनाई गई थी, बांग्ला में थी, और बेसिकली ये इस मूवी में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ चीज दिखाने का प्रयास करा गया था, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने चलने ही नहीं दिया और अलग तरीके से चलने नहीं दिया। कैसे नहीं दिया, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इट वाज सफर्ड अनऑफिशियल बैन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अनऑफिशियल बैन कैसे होता है जी, मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या किया, द पुलिस ऑथोरिटीज हैड कोर्ट्स द मूवी स्क्रीन टू विड्रॉ द फिल्म साइटिंग लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। बंगाल पुलिस ने कहा कि यदि ये मूवी आप दिखाएंगे तो क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का इशू आएगा और इसीलिए ये मूवी नहीं स्क्रीन करा जाए। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इनडायरेक्टली तो बैन कर रहे हैं ना आप मूवी नहीं बनाने पे, ये चीज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, द मेकर्स ऑफ द फिल्म कंप्लेंट दैट द मूवी वाज टारगेटेड फॉर बीइंग क्रिटिकल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट था तो इसको गवर्नमेंट ने चलने ही नहीं दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें होती रहती है, गवर्नमेंट काफी पावरफुल होता है और वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट पब्लिक को में कुछ दिखाया जाए। लेकिन यहां पे कोर्ट ने क्या किया, आप इसको देखिए। कोर्ट क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ₹20 लाख कंपनसेशन टू द मेकर्स ऑफ द बंगाली फिल्म व्हिच हैड सफर्ड एन अनऑफिशियल बैन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 20 लाख रुपया जो मूवी के डायरेक्टर हैं उनको दिया जाए, क्योंकि अनऑफिशियल बैन जो किया गया था बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा वो इलीगल था और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और फाइनली द कोर्ट हेल्ड दैट फ्री स्पीच कैन नॉट बी गैग्ड बाय द फियर ऑफ मॉब वायलेंस। बोला कि फियर ऑफ मॉब वायलेंस में फ्री स्पीच को थोड़ी ना आप दबा सकते हैं। आप पुलिस हैं किस लिए, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। इसका यह मतलब नहीं कि किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप क्रश करके उसको खत्म करके आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और उसको चलने ही नहीं देंगे। इस तरीके की चीजें नहीं चलेगी और इसीलिए 20 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है, इन रे मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंशन्ड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 2019। ये केस काफी फेमस हुआ था। अनयूजुअल स्यू मोटो प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। ये जो सेक्सुअल एलिगेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन माननीय सीजेआई पे लगाया गया था, वही केस है। आप इसको देख लीजिए ताकि इसमें क्वेश्चन आए तो आप बना पाए। द एलिगेशन वेर रेज्ड बाय द एक्स सुप्रीम कोर्ट स्टाफ एलिज्ड इन मीडिया दैट दी देन सीजेआई रंजन गोगोई हैड सेक्सुअली हरास्ड हर। द रिपोर्ट ऑफ पैनल वाज नॉट मेड पब्लिक। रिपोर्ट जो पैनल इसमें गठित किए गए और रिपोर्ट को नहीं बताया गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं था। बिल्कुल कोर्ट ने इसमें बहुत बेकार काम किया, इसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है और यही कारण है कि इसमें क्रिटिसिज्म हुआ, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ। आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको आप जान लीजिए, क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पार्टिकुलर केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को नजरअंदाज किया है और इसीलिए देश विदेश में इसके बारे में क्रिटिसिज्म हुआ कि इस तरीके से एक सर्वोच्च न्यायालय को इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमेशा ये समझते होंगे कि कोर्ट हमेशा सही करता है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट में भी एक से एक इलीगल चीजें होती है। हालांकि ये बात भी सही है कि आगे चल करके वो चीज पलट दिया जाता है, उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो इस पार्टिकुलर केस में कोई दो राय नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जबरदस्त वायलेशन हुआ। यहां तक कि जो विक्टिम थे उसको हटा दिया गया नौकरी से बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ किए, क्योंकि जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे एक पावरफुल व्यक्ति के अगेंस्ट लगा दिया था और यही कारण है कि उसको हटा दिया गया। और आपका जो विश्वास है इस केस में तब और बढ़ जाएगा जैसे ही माननीय रंजन गोगोई का रिटायरमेंट हुआ, उसके कुछ महीनों बाद उस पार्टिकुलर विक्टिम महिला जो थी उनको रीइंस्टेट कर दिया गया, उनको फिर से नौकरी पर रखा गया। इसका मतलब साफ होता है कि उस समय
उनके साथ इलीगल चीज किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में उनको फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की यदि हम बात करें, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत यह है कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, अपने ही कारण में कोई जज नहीं बनेगा। और इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब रंजन गोगोई खुद बेंच को लीड किए और खुद अपना केस जो है सुनने का प्रयास किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना सिग्नेचर नहीं किया था उसमें, जो कि बिल्कुल एक टेक्निकल चीज है, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा कोर्ट बुला लिया उसमें। यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का घोर अपमान है, बहुत जबरदस्त अपमान है। दूसरा चीज, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं तो कहता है हियर टू द अदर साइड, दूसरे साइड वाले को सुन लो, जो कंप्लेन कर रहा है उसको सुनो। इस पार्टिकुलर सिचुएशन में उस लड़की का जो विक्टिम थी वो सही किया गलत किया मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहां पे उसको ढंग से नहीं सुना गया, उसको लॉयर नहीं रखने दिया गया। यह साफ दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बहुत अलग तरीके से डील किया है, जो कि एक बिल्कुल अनप्रोफेशनल चीज है। और इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म आप पूरे देश विदेश में देखेंगे किस तरीके की चीजें हुई है। तो यह केस काफी हाईलाइट में है, तो इसको आप देख लीजिए। खुद से अपने आप नाम रख दिया इन द मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक इंपॉर्टेंस टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब ये मजाक बना दिया कोर्ट को। पर चलिए कोई बात नहीं, हमें तो एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, कभी और एग्जाम के बाद कुछ इस तरह की बातें हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। अ प्राइवेट व्हीकल इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्लेस अंडर द बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये जो शराबबंदी की बात बिहार में की गई है, उसमें मान के चलिए कोई व्यक्ति अपने कार पे जो है शराब पी रहा है, तो वो कहता है कि देखिए हम तो अपने कार में पी रहे हैं, ये मेरा प्राइवेट स्पेस है, पब्लिक स्पेस थोड़ी ना है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्राइवेट व्हीकल इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्लेस, ये भी जो है आपके पब्लिक प्लेस में आएंगे, और यदि आप अपने कार में भी शराब पीते हैं तो उस सिचुएशन में आप पे कार्रवाई की जा सकती है। द कंजम्पशन ऑफ लिकर विद इन अ प्राइवेट व्हीकल इज अ पब्लिक प्लेस विल बी एन ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन लॉज इन बिहार। ये बस एक कॉमन सा केस है, आप इसको देख लीजिएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख लीजिए। अगला जो केस है रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट एन एक्यूज्ड टू प्रोवाइड हिज वॉइस सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन इवन विदाउट हिज कंसेंट। यूजुअली कंसेंट लिया जाता है, लेकिन यहां पे कहा गया कि यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो बिना कंसेंट के, चाहे वो कंसेंट दे या नहीं दे, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए किसी भी एक्यूज का वो क्या कर सकते हैं, वॉइस सैंपल उसको देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। द सीजेआई लेट बेंच सेड दैट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक पावर इन द सीआरपीसी, इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इन्वोक्ड टू कन्फर सच पावर ऑन द मजिस्ट्रेट। चलिए ये बात तो ठीक है, ये केस को मैं जानबूझ करके इसलिए रखा क्योंकि यहां पे आर्टिकल 142 की बात करी गई है। आजकल 142 काफी ज्यादा चर्चा में है, और पिछले करीब यदि हम केसेस देखें पिछले 2 महीने में तो करीब 5 से 10 बार 142 का यहां पे किया गया है। अभी रिसेंट यदि हम केस देखें तो सीबीआई ट्रांसफर सुशांत सिंह राजपूत केस में जो हुआ 142 को यूज करके हुआ। अभी यहां पे प्रशांत भूषण जी को जो पनिश करा गया उसमें भी 142 की बात करी गई, और इस तरीके से बहुत ज्यादा यूज हुआ है 142, और क्वेश्चन आने का 90% चांस है कि 142 क्या है इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसका आने का भरपूर चांस है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो केस है सीताराम येचुरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है। इस केस में क्या हुआ इसको जानने का प्रयास करते हैं। इन द हैबियस कॉर्पस पिटीशन, हैबियस कॉर्पस क्या होता है आपको पता है, रिट होता है। रिट में हम हैबियस कॉर्पस दायर करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का बॉडी जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करा जाए। इन द हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल्ड बाय द सीपीआईएम सेक्रेटरी सीताराम येचुरी चैलेंजिंग द डिटेंशन ऑफ फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर एमएलए, इन्होंने चैलेंज करा था कि जो डिटेंशन अभी हुआ 370 हटने के बाद बहुत सारे लोगों को डिटेन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर अलाउइंग येचुरीज टू ट्रैवल टू श्रीनगर टू मीट द डिटेनू। जो भी डिटेन किए गए थे उनसे मिलने के लिए इनको परमिशन ग्रांट करा गया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक अलग तरीके का केस था, क्योंकि यूजुअली इस तरीके का ऑर्डर नहीं पास करा जाता है, क्योंकि किसी से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट से। ये बहुत ही अलग तरीके की बात है, पर चलिए कोई बात नहीं, कोर्ट है जैसा कर रहा है उसको मानना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। कहता है कि दो द बेंच डिड नॉट आस्क द सेंटर अबाउट द ग्राउंड अंडर विच द डिटेनू वाज प्लेस्ड अंडर द डिटेंशन। अब देखिए इस केस में कितनी बड़ी हैरत की बात है कि इनको परमिशन तो ग्रांट कर दिया गया कि जाके मिल लीजिए आप, लेकिन गवर्नमेंट से इन्होंने नहीं पूछा कि आखिर किस जुर्म में इनको डिटेन किया है। आप देखिए किस तरीके से कोर्ट काम कर रहा है आजकल, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जब आप केसेस को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पी चिदंबरम वर्सेस सीबीआई 2019 का केस है, और इसमें 106 दिन बाद जो है इनको बेल दिया गया था। ठीक है, तो इस केस में हम बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू सीनियर एडवोकेट राज्यसभा एमपी एंड द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदंबरम इन द केस रजिस्टर्ड बाय सीबीआई इन द कनेक्शन विद द आईएनएक्स मीडिया केस। ये करप्शन का केस था और इसमें इनको बेल नहीं दिया गया था, और काफी दिन बाद इनको जो बेल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी के बारे में यह है। कहता है द कोर्ट अलाउड द अपील अगेंस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट होल्डिंग दैट ही वाज नॉट अ फ्लाइट रिस्क
ये जो दिल्ली हाईकोर्ट था उन्होंने इनके बेल को रिजेक्ट कर दिया था, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ था, और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें ये बोला 106 दिन बाद, द कोर्ट अलाउड द अपील अगेंस्ट द दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट होल्डिंग दैट ही वाज, मतलब जो पी चिदम्बरम साहब थे वो ही वाज नॉट अ फ्लाइट रिस्क, मतलब ऐसा नहीं रिस्क था कि वो देश छोड़ करके चले जाएंगे, एंड देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस और इंटिमिडेशन ऑफ विटनेस, ऐसा भी नहीं था कि वो एविडेंस से छेड़छाड़ करें या फिर विटनेस को इंटिमिडेट करें, डराएं धमकाएं बाय हिम एज द इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड। जब इन्वेस्टिगेशन हो गया था तो ये सारी चीजें जो आशंकाएं थी ये चीज नहीं थी, और इसीलिए इनको बाद में बेल दे दिया गया। अर्लियर द कोर्ट हैड डिनाइड हिम बेल, पहले जो है इसी ग्राउंड पे कि फ्लाइट रिस्क है और टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस हो सकता है, इंटिमिडेशन हो सकता है, ये सारे ग्राउंड पे इनका डिनाई कर दिया गया था, और 106 दिन इनको जेल में रखा गया था, बेल नहीं मिला था। तो ये जो केस काफी हाईलाइट हुआ था और इस पे भी काफी टिप्पणी की गई थी कि किस तरीके से कोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि बेल एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर का ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि कोर्ट अपनी मनमर्जी करे। कोर्ट को एक जो लॉ है, जो प्रोसीजर है, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है ये पूरे 5 दशक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है और नाम है एम सिद्दीक थ्रू LR वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स, 2019 का केस है। अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट है। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो जज थे वो कितने जज थे, बेंच जो था कितने जजों का था, तो 5 जज बेंच था, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई CJI साहब थे, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड 5वां जो थे वो जस्टिस अब्दुल नजीर। ये नाम आप याद कर दीजिए, क्वेश्चन आने का चांस है। ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जज थे जो अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट वाले मैटर में नहीं थे बेंच में, तो ये भी आप देख लीजिए, 5 का नाम याद कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है, कहता है कि इन अ यूनानिमस वर्डिक्ट, मतलब ये हुआ कि रेशियो 5/0 का था। 5 जो जज थे वो पूरे के पूरे इस केस के समर्थन में थे, डिसीजन के समर्थन में थे, या यूं कहें कि इसमें से एक भी जज ऐसे नहीं थे जो डिसेंडिंग ओपिनियन दिए, जिनका ओपिनियन डिसेंडिंग था, अलग तरीके का था। 5 के 5 जो इस बेंच में थे एक ही निर्णय दिया कि हां ऐसा ही होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंटायर डिस्प्यूट लैंड ऑफ 2.77 एकर्स इन द अयोध्या मस्ट बी हैंडेड ओवर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए इनको दिया जाए, और अब तो इस पे मंदिर भी बनना शुरू हो गया है। उसके बाद कहा, एट द सेम टाइम द कोर्ट हेल्ड दैट द अल्टरनेट प्लॉट ऑफ 5 एकड़ मस्ट बी एलोकेटेड टू द सुन्नी वक्फ बोर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। बोला कि इससे डबल एरिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए, और देने का कारण क्या था उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। द डायरेक्शन वाज पास्ड इन्वोकिंग पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फिर से 142 एक बार आ गया, मैंने बताया था ना कि पिछले 6 महीने में करीब ये बहुत बार यूज करा गया है, इसलिए आने का पूरा संभावना है। तो 142 क्या है इसके बारे में भी हम बाद में देख लेंगे। 142 को यूज करके यहां पे कोर्ट ने बोला कि 5 एकड़ भूमि इनको दिया जाए। स्पेशल पावर है कोर्ट का जिसमें दे कैन पास एनी ऑर्डर अंडर द सन। और उसके बाद कहता है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मॉस्क इन 1992 वाज ए वायलेशन ऑफ लॉ। तो कोर्ट ये भी मान रहा है कि ये जो बाबरी मस्जिद को गिराने की बात करी गई थी वो एक ग्रेव वायलेशन था लॉ का, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए अभी तक किसी को पनिश नहीं करा गया उस वायलेशन के लिए। तो किस तरीके से काम होता है ये चीज आप देख लीजिए। पॉलिटिकल पावर, मनी पावर, इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी जजमेंट में। ये भी बात सही है, इसको पूरा का पूरा नकारा नहीं जा सकता। जब कोर्ट ये मान रहा है कि वायलेशन हुआ है, तो अभी जो वायलेट किए हैं वो अभी तक क्यों जेल नहीं गए हैं, वो अभी तक क्यों वंचित हैं, खैर वो एक अलग मुद्दा है। और टेक्निकली यदि देखा जाए तो कोर्ट ने सही कहा कि ये जो केस है हम इसमें डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है, और वायलेशन के लिए जो केस हुआ है वो अलग तरीके से चल रहा है। उसका जो भी निर्णय आएगा वो आएगा, लेकिन कब आएगा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट कहता है, द एक्ट ऑफ प्लेसिंग आइडल्स विनिथ द सेंट्रल डोम ऑफ द मॉस्क इन 1949 वाज एन एक्ट ऑफ डिसेक्रेशन। ये कहता है कि जो आपने किया, जबरदस्ती आपने भगवान की मूर्ति को सेंट्रल डोम में प्लेस कर दिया, वो एक इम्प्योर एक्ट था, अनहोलीनेस था, अपवित्र एक था। इस बात को ये मानता है कोर्ट कि वो बिल्कुल गलत था और हिंदू रिलीजन के आइडल्स के खिलाफ था, वो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने कर दिया वो जो कि गलत था, तो चलिए कोई बात नहीं, कर दिया। इस केस में एक्चुअली हुआ ये कि जो मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड थे उन्होंने ये प्रूव नहीं कर पाया कि ये जो वो क्लेम कर रहे हैं वो उनका प्रॉपर्टी है, ये क्लेम ही नहीं कर पाए, और इसी कारण से यहाँ पे ये पूरे के पूरे लैंड को हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया गया। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी आप देखिए, ये जो केस है ये 1000 पेज से ज्यादा का है, यदि आप उसमें पूरा पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि पूरा वो पढ़ पाए, और पढ़ भी ले तो उससे 50% से ज्यादा तो उनको समझ में आ ही नहीं सकता। इस तरीके का लैंग्वेज यूज करा जाता है। खैर इसको छोड़िए, अब हम जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। ये हमने समझ लिया, कौन कौन से बेंच थे, क्या नाम था केस का, ठीक है, और कितना एकड़ भूमि दिया गया, कौन सा आर्टिकल यूज करा गया इसमें, और कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, ये सारी चीजें हमने देख लिया। एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसमें एक पार्टी जो थे वो रामलला
RAMLALLA, रामलला स्वयं थे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मूर्ति को, भगवान को एक पार्टी बनाया जा सकता है क्या? आंसर इज यस, बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी जो है लीगल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में हमने आपको बताया था शुरुआती क्लास में, तो इस तरीके से इनको भी बनाया जा सकता है। ये भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होते हैं और इसीलिए इनको भी पार्टी बनाया जा सकता है। अगला और लास्ट जो केस हमारे पास है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, 2019 का केस है। सुभाष चंद्र अग्रवाल के बारे में यदि मैं आपको बताऊं बहुत संक्षेप में, बहुत सारा काम इन्होंने किया है। आरटीआई की यदि हम बात करें तो बहुत सारे इसमें केसेस मिल जाएंगे जिसमें आरटीआई लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस पर्टिकुलर केस में इन हिस्टोरिक जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑफिस ऑफ सीजीआई इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें कहा गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी, यूजुअली जो कोर्ट है अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहता है, लेकिन इस केस में बहुत अच्छा निर्णय इसको माना जा सकता है कि कोर्ट ने स्वयं बोला कि पब्लिक को यदि जानकारी चाहिए तो सीजीआई का जो ऑफिस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस माना जाता है, इसको भी हम पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में लाते हैं और यदि जरूरत पड़े तो आरटीआई के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को पब्लिक को दिया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट अफेल्ड द 2010 डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट व्हिच हैड हेल्ड दैट आरटीआई एक्ट वाज एप्लीकेबल टू सीजीआई ऑफिस। तो 2010 में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि सीजीआई का जो ऑफिस है वो पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए और फाइनली 2019 में जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करा कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन ले लो, दे देंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए क्या किया सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट हैज हाउएवर अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इन सम एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज क्वालिफाइड द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज दिया ही जाएगा, जहां पे लगेगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात होगी वहां पे मना भी करा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये डिसीजन काफी अच्छा था कोर्ट का, जिसके थ्रू सीजीआई के ऑफिस को पब्लिक अथॉरिटी में लाया गया। चलिए अब हम जो इंपॉर्टेंट बात जो है उसको कर लेते हैं। आर्टिकल 142 आपने देखा कि बहुत सारा यूज हुआ है इसके बारे में, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताया था उस समय मैंने आर्टिकल 142 के बारे में बताया था, लेकिन चलिए फिर से हम इसको डील करते हैं कि आखिर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। आर्टिकल 142 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अनलेस एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice। complete justice करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। in any cause or matter pending before it and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by parliament and until provisions in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि कुछ भी कर सकते हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए, और इसीलिए जहां पे इनको कोई समझ में नहीं आता है वहां पे 142 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऊपर के केसेस में हमने देखा है और भी केसेस हैं जहां पे रिसेंटली काफी ज्यादा यूज हुआ है, रैम्पेंट यूज हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे क्लॉज पे कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव ऑल एंड एवरी पावर टू मेक एनी ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को अपने कोर्ट में बुला सकते हैं। द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो यही चीज मैंने आपको बताया था। प्रशांत भूषण जी के मामले में भी आर्टिकल 142 को यूज किया गया था। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड पावर है। हालांकि ब्रॉड पावर जब होता है तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको यूज किया जाना चाहिए। एवरी नाउ एंड देन इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन रिसेंट ट्रेंड देखें सुप्रीम कोर्ट का तो ये भर भर के इसको यूज कर रहे हैं। खैर मैंने प्रयास करा है कि ये कुछ केसेस आपके सामने रखूं और इसके बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाए ताकि इससे आप जो क्वेश्चंस होंगे इसको डील कर पाएं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।